हेलो फ्रेंड्स, मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही बेहतर क्लास लेकर हाजिर हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग 19वीं शताब्दी के जितने भी प्रमुख धार्मिक और सामाजिक आंदोलन हैं और साथ ही साथ उनसे चर्चित जो भी व्यक्ति हैं उन सभी के विषय में पढ़ रहे हैं। तो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में मैं फिर आपके लिए एक बहुत ही बेहतर क्लास लेकर हाजिर हूँ। जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे बोर्ड पर, थियोसॉफिकल सोसाइटी। आज हम जानेंगे कि आखिर ये सोसाइटी क्या थी, स्थापना कब हुई, किसने स्थापना की, कहां पर स्थापना हुई और इसके उद्देश्य क्या क्या थे। दूसरी बात, आपको मैं फिर एक बार बताना चाहूंगा कि आपने अगर पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप पिछले वीडियोस प्लीज देख लीजिए। मैं इसके पीछे आपको ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, वेद समाज और मैंने कल की वीडियो में जो है आपको रामकृष्ण मिशन के विषय में और विवेकानंद के विषय में पढ़ाया था। तो जितनी भी वीडियोस हैं, आप उन सबका वीडियो जो भी वीडियोस हैं उन सबका नोटिफिकेशन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो प्लीज आपको वो वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि हर आगे आने वाला टॉपिक पिछले टॉपिक से संबंधित होता है। तो अगर आप वो वीडियोस देखेंगे तभी आपको ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आएगी। तो पहली बात, आइए हम लोग ज्यादा समय नहीं लेते हैं, हम लोग देखते हैं कि आखिर ये थियोसॉफिकल सोसाइटी कब स्थापित हुई थी। तो सर, अगर हम बात करें तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 17 नवंबर, आपको याद रखना है 17 नवंबर 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। तो आइए हम लोग देखते हैं इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो होती है, आज मैं थोड़ा राइटिंग का विशेष ध्यान दूंगा, क्योंकि मुझे जो है मैं सिखाया था कुछ हमारे मित्रों का और कुछ बच्चों का कि सर राइटिंग थोड़ा सा अच्छे से लिखिए। तो मैं आज प्रयास करूंगा राइटिंग सुधारने का। तो स्थापना इसकी 17 नवंबर 1875 को इसकी स्थापना हुई थी। आखिर 17 नवंबर 1875 ईस्वी को थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो है एक महिला थी H.P. ब्लावत्स्की, इनके द्वारा स्थापना की थी। ये कहां की थी? तो ये एक रूसी महिला थी जिनके द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में की जाती है। दूसरी बात एक मैं आपको और बता दूं कि सबसे बड़ी बात आपको याद रखना है कि ये जो स्थापना हुई थी, इसमें इनके साथ थे अमेरिका के एक कर्नल थे, अमेरिका के कर्नल अल्काट जी, जो अमेरिका के कर्नल हुआ करते थे। आपको याद रखना है कि अल्काट जी हुआ करते थे, वो भी साथ में इनके शामिल थे। तो मैं आपको बता रहा हूं कर्नल अल्काट ये भी साथ में थे। तो इनके सहयोग से इन दोनों लोगों ने जो है, आप याद रखेंगे कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई। आखिर इसकी स्थापना कहां हुई? न्यूयॉर्क में हुई थी सर। तो ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी था ये बना था न्यूयॉर्क में बना था। तो सबसे पहली बात आपको ये कुछ बातें ध्यान रखनी है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 17 नवंबर 1875 ईस्वी को हुई। किसने स्थापना की? H.P. ब्लावत्स्की ने की थी। कहां की थी? रूसी महिला थी सर। और अगर हम बात करें तो इनके साथ अमेरिका के एक कर्नल थे अल्काट, ये भी शामिल थे, साथ में सहयोगी थे। दूसरी बात, आखिर ये थियोसॉफिकल सोसाइटी कहां स्थापित हुई? तो सर न्यूयॉर्क में स्थापित हुई। एक सबसे महत्वपूर्ण बात आपके दिमाग में आ रही होगी कि सर आप तो बता रहे हैं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हो गई, चलो अच्छी बात हो गई, क्या था इसमें? आखिर ये कौन सी सोसाइटी थी? नाम से तो लगता है कि कोई ऐसी संस्था का, एक ऐसी संस्था है, इसमें क्या होता होगा, ऐसे कौन से कार्य होते होंगे? तो सर अगर हम 19वीं शताब्दी के धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों को विषय में पढ़ रहे हैं तो बस सीधी सी बात है, सामाजिक और धार्मिक सुधार की बात होगी। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, इसमें क्या होता था? इसमें जितने भी सभी प्रकार के भेदभाव, चाहे वो वर्ण के आधार पर हो, चाहे वो जाति के आधार पर हो, चाहे वो रंग के, काले गोरे का, लोग उस समय काले गोरे को भी काला है तो उसका भेदभाव करते थे। तो इस तरह से ये भी जो भी भेदभाव थे, इन भेदभावों को समाप्त करना और पूरी तरह से समाज में सबको एक जैसा मानना, सार्वभौम जो है मानना, एक ऐसा भाव उत्पन्न करना इस सोसाइटी का उद्देश्य था। एक बात मैं आपको और भी बताना चाहता हूं, आखिर ये जो सोसाइटी थी इसके 3 प्रमुख उद्देश्य थे, तो वो आपको सबसे पहले जान लेंगे।
इसके प्रमुख जो उद्देश्य थे तीन प्रमुख उद्देश्य थे। पहला सब उद्देश्य था, इसका जो पहला उद्देश्य था वो जाति, वर्ण, रंग आदि के आधार पर, जाति, वर्ण, रंग, स्त्री, पुरुष, इनमें भी भेदभाव किया जाता था कि स्त्री है, पुरुष है, तो स्त्री, पुरुष, रंग, वर्ण, जाति आदि के आधार पर भेदभाव ना किया जाए और सबके लिए सार्वभौमिक भाव लाया जाए, एक जैसा भाव रखा जाए। तो आपको ये बात याद रखनी सर, इनसे रहित सार्वभौमिक भाव, सार्वभौमिक भाव। तो एक बात यहां पर आप समझ जाएंगे, रहित का मतलब है कि ये चीजें नहीं आएंगी, इन सबका भेदभाव जो चल रहा है जाति के आधार पर कि वो इस जाति के हैं, इस जाति के, आज भी थोड़ा सा देखने को मिलता है। लेकिन हमें लगता है शिक्षित इंसान को, एक जो पढ़ा लिखा इंसान है, अगर वो पढ़ा लिखा इंसान है तो हमें जाति वर्ण से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। तो वर्ण, जाति, रंग, स्त्री, पुरुष, इन सब के आधार पर जो भेदभाव था उसको न किया जाए और साथ ही साथ सबके लिए एक जैसा भाव लाया जाए। दूसरी बात, प्रकृति में जो भी नियम थे उन सभी नियमों का सूद। तो दूसरा जो था प्रकृति के अज्ञात नियमों का सूद, प्रकृति के अज्ञात नियमों का सूद। देखो मैं आपको एक बात बता दूं कि कुछ बच्चे कह रहे हो कि सर ये मेरे पेपर में नहीं आएगा। तो देखो सबका, मेरा वीडियो जो है वो हर एक बच्चे के लिए है, चाहे वो सिविल की तैयारी कर रहे हो, चाहे जैसे भी कहीं से भी तैयारी कर रहे हो। तो देखो एक एक बात है, अगर हम थोड़ा सा पढ़ते हैं और थोड़ा सा और भी जान लेते तो क्या दिक्कत है, जाने को। आखिर हम सिर्फ रट लेंगे, आखिर ये थियोसॉफिकल सोसाइटी बस रट लिया हमने, 1875 में इसकी स्थापना हुई, क्या फायदा। जानना जरूरी है कि आखिर इसका उद्देश्य क्या था, क्या कारण थे और ये कब बनी थी। ठीक है, सारी बातें हम जानेंगे। तो एक उद्देश्य सर हो गया जाति, वर्ण, रंग, स्त्री, पुरुष के से रहित सार्वभौमिक भाव लाना। और सर जो दूसरा उद्देश्य था कि प्रकृति में जो भी अज्ञात नियम थे उन सभी को शोध में लाना, यानी उनको खोजना। और तीसरा जो उद्देश्य था दर्शन विज्ञान को बढ़ावा देना, दर्शन विज्ञान को बढ़ावा देना, दर्शन विज्ञान को बढ़ावा देना। तो इस तरह से पहली बात तो ये तीन प्रमुख उद्देश्य आपको याद रखने सर बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहली बात स्थापना आप जान गए, किसने की ये भी जान गए, साथ में कौन थे ये भी जान गए, स्थापना कहाँ हुई आप ये भी जान गए। आखिर बात आप पूछने की इसके तीन उद्देश्य क्या थे वो आपके सामने हैं, तो सर आप समझ गए होंगे आखिर इसके तीन उद्देश्य क्या थे। अगली बात मैं अगर करूं तो जब 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना हो गई तो आखिर भारत में हम लोग भारतीय इतिहास में इसे क्यों पढ़ते हैं, स्थापना तो न्यूयॉर्क में हुई ना, हम इसे भारतीय इतिहास में क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि 1879 ईस्वी में इसका जो हेडक्वार्टर मुख्यालय था वो आपको याद रखना है न्यूयॉर्क से मुंबई लाया गया था। तो 1879 ईस्वी में इसका मुख्यालय जो था वो सर आपको याद रखना है वो न्यूयॉर्क से मुंबई लाया गया, न्यूयॉर्क से मुंबई लाया गया। जब इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क से मुंबई आ जाता है सर, तो न्यूयॉर्क से मुंबई तो आ गया, ठीक अच्छी बात है, लेकिन 1882 ईस्वी में इस सोसाइटी का प्रधान कह लीजिए अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय सर अडयार में स्थापित कर दिया गया। अडयार कहां पड़ता है, तो अडयार सर मद्रास, चेन्नई हम इसको जानेंगे, तो अडयार या चेन्नई आप कह लीजिए, यहां पर इसका अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय बना दिया गया। अब एक बात यहां से प्रश्न बहुत अच्छा बनता है, प्रश्न क्या है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कहां हुई, तो आपको लगाना है चेन्नई, अडयार को स्थान था, मद्रास में चेन्नई पड़ता। आपको पता है मद्रास तमिलनाडु को पहले बताते थे, बोलते थे, तो यहीं पर भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना होती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1882 ईस्वी में आपको याद रखना है कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की क्या होती है, स्थापना होती है। अब एक बात और, ठीक है, भारत में इसकी स्थापना हो गई। भारत में जब इसकी स्थापना हुई तो यहां पर पूरी तरह से
बल दिया जाता था कर्म को। भाई कर्म अच्छे करिए, बस कर्म आधारित व्यवस्था को इसमें भी रखा जाता था। आपने पढ़ा भी होगा इतिहास में, ऋग वैदिक काल में वैदिक संस्कृति जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर एक ऋग वैदिक काल है और उत्तर वैदिक काल है, दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो ऋग वैदिक काल में क्या होता है कि कर्म आधारित व्यवस्था थी, जैसे कर्म वैसे वहां पर वर्ण रखे जाते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते क्या हो जाता, जन्म आधारित व्यवस्था हो जाती थी। लेकिन इस सोसाइटी में पूरा का पूरा जो उद्देश्य था कर्म आधारित व्यवस्था का होता था। तो इस तरह से आपको ये वाला प्रश्न बहुत ही ढंग से याद रखना है। इसके बाद 1888 ईस्वी में क्या होता है, 1888 ईस्वी में एक बहुत अच्छी बात होती है कि 1888 ईस्वी में आपने एनी बेसेंट का नाम सुना होगा। एनी बेसेंट आयरलैंड की रहने वाली एक महिला थी और बहुत ही हमारे भारतीय इतिहास में बहुत बड़ी इनकी भूमिका है। हम बार बार पढ़ा करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट। तो हम लोग होम रूलिंग की स्थापना इस तरह से हम लोग पढ़ते रहते हैं। तो ये जो एनी बेसेंट थी ये आयरलैंड इंग्लैंड में थी और वहीं पर ये क्या हुई, थियोसॉफिकल सोसाइटी की मेंबर बन गई। तो सर 1888 ईस्वी में एनी बेसेंट इंग्लैंड में थी और वहीं पर ये इस सोसाइटी की सदस्य बन गई। ठीक है, अब ये सोसाइटी की सदस्य बन गई तो इसके बाद ये वहीं पर रही और 1893 का सन, जो मैंने कल आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न कराया था कि पहला विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो अमेरिका में आयोजित हुआ था और भारत का प्रतिनिधित्व, सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाले थे स्वामी विवेकानंद। तो सर ये भी उस प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में शामिल हुई थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 1888 ईस्वी में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बन जाती है और सदस्य बनने के बाद ये 1893 में आपको सर याद रखना है कि ये प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेती है, वहां भी ये जो है जाती है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो अगला पॉइंट जो आता है सबसे इंपॉर्टेंट है 1898 ईस्वी में भारत में शिक्षा के विकास के लिए 1898 ईस्वी में इन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज वाराणसी में बनाया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई, 1898 ईस्वी में। किसके द्वारा की गई, एनी बेसेंट के द्वारा। तो एक प्रश्न और भी आता है कि 1898 ईस्वी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना। सर स्थापना कहां की गई, तो स्थापना आपको याद रखना है वाराणसी। ये तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वही एनी बेसेंट जो इंग्लैंड में होती हैं और सोसाइटी की सदस्य बनती हैं 93 में, 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेती हैं, भारत आती है और सब भारत में इन्होंने 1898 ईस्वी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की क्या की स्थापना और वाराणसी में ये कार्य किया था। इसके बाद क्या होता है कि 1907 ईस्वी में, अब आपको मैंने देखो यहां पर एक प्रश्न बताया, जो 1907 ईस्वी में क्या होता है कि अल्काट जी की मृत्यु हो जाती है। एक प्रश्न यहां पर और भी इंपॉर्टेंट है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी जो थी इसके पहले अध्यक्ष कौन थे। तो आपको याद रखना है थियोसॉफिकल सोसाइटी के पहले अध्यक्ष थे अल्काट जी। तो आपको ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके प्रथम अध्यक्ष यही थे। किसके प्रथम अध्यक्ष थे, तो सर थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रथम अध्यक्ष थे। तो जब 1907 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनकी मृत्यु के बाद एनी बेसेंट जी क्या बनती हैं, अध्यक्षा बनती हैं और वो अध्यक्ष पद को संभालती हैं। तो एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न बनेगा आपके लिए कि अल्काट की मृत्यु के बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा कौन बनी, एनी बेसेंट। एक पॉइंट मैं आपको और बताना चाहूंगा कि 1916 ईस्वी में वाराणसी में ही पंडित मदन मोहन मालवीय, आपने सुना होगा कि पंडित मदन मोहन मालवीय जिनका भारत की स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान रहा,
गांधी जी के साथ जेल भी गए और भारत की स्वतंत्रता में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने दिया है अपना। तो 1916 ईस्वी में इसी सेंट्रल हिंदू कॉलेज से संदर्भित एक कॉलेज की स्थापना की थी सर, आप सभी जानते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा, पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा आपको याद है सर, बनारस BHU मैंने दिया है, तो BHU का मतलब है सर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना तो अभी 1916 में हुई, किसके द्वारा की गई? पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई। सर कहां हुई थी इसकी स्थापना? तो आपको याद रखना भाई, काशी में हुई। काशी मतलब बनारस, वाराणसी उसी को बोलते हैं हम लोग। तो इस तरह से ये भी प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। एक प्रश्न और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि पंडित मदन मोहन मालवीय जो थे, इनको महामना कहा जाता है, महामना। तो आपने देखा होगा, कई बार पढ़ा होगा कि महामना मदन मोहन मालवीय। तो कई बार पेपर में भी आया है कि महामना किसे कहा जाता है? पंडित मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है। और सर इनको ये उपाधि किसने दी थी? गांधी जी ने दी। गांधी जी ने इनको ये उपाधि दी थी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पंडित मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसके द्वारा दी गई? तो सर आपको याद रखना है, महात्मा गांधी। तो इस तरह से इतनी बातें जो हैं वो काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए। ये सभी बातें पेपर में देखिए, इसमें से जितने प्रश्न हैं सर, इतने क्वेश्चन, इससे जितने भी प्रश्न बनते हैं और यहाँ से ये क्वेश्चन जितने भी बनते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और मैंने फिर बताया था कि आप जब भी सर पढ़िए तो एक बार अपना नोट्स जरूर बना लीजिए, एक पेज ले लीजिए, कापी उठा लीजिए और पेन उठा लीजिए, बस लिखना स्टार्ट कर दीजिए। आपने अगर लिख लिया तो बिल्कुल आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। और 1933 ईस्वी में क्या होता है? एनी बेसेंट की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से इनकी मृत्यु हो जाती है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर आपने तो बहुत अच्छे में निपटा दिया, सस्ते में निपटा दिया, आपने सोचा कि होम रूलिंग आंदोलन कहाँ गया, होम रूलिंग की स्थापना। तो हम लोग अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे वो सब बातें। आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। आगे का जो वीडियो आएगा, जो भी आएगा, जब भी आएगा वो, उस पर हम लोग ये सब पूरी बातें वहां पर पढ़ेंगे। तो इस वजह से आपको इतनी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपको याद रखनी है। तो मैं आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। और साथ ही साथ यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लें, जिससे कि मेरी हर आने वाली वीडियो आपके पास पहुंच जाए। और साथ ही साथ आप लोग जो है वीडियो को शेयर भी ज्यादा से ज्यादा करिए। मैंने बताया कि आप लोग जो प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बस ऐसे ही आप अपना प्यार देते रहें। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। पिछले वीडियो देखने के लिए आपको जो आज की वीडियो है, इस वीडियो में आप लोग जो है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा उसमें जाकर के सबकी लिंक आप वहां से देख लीजिए। वहां पर आपको पिछली क्लास की सभी की लिंक मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही।